हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और एक होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो मेनली या तो ऑल्टरेशन की वजह से होते हैं या म्यूटेशन की वजह से होते हैं। और ये ऑल्टरेशन या म्यूटेशन जो है वो सिर्फ एक सिंगल जीन में होता है। लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में पूरा की पूरा जो क्रोमोसोम का सेट होता है वो ही चेंज हो जाता है। जैसे अगर किसी की प्लॉइडी एन है तो वो 2n हो जाती है या 3n हो जाती है, या किसी की 2n है तो उसकी प्लॉइडी n हो जाएगी। यानी इसमें पूरा की पूरा एक क्रोमोसोम का जो सेट होता है वो चेंज हो जाता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। इसके एग्जाम्पल्स है जैसे कि हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलीसीमिया। इनको एक एक करके पढ़ेंगे। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की एग्जांपल है जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव टाइप के भी हो सकते हैं, और इनको हम पेडिग्री एनालिसिस से ट्रेस कर सकते हैं। ये पेडिग्री एनालिसिस क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर में सबसे पहला डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस। यानी इसमें जो डिजीज पर्सन होता है वो रेड और ग्रीन कलर में अंदर ही नहीं पहचान पाता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी आईज में जो कोन्स होते हैं जो रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस बताते हैं वो डिफेक्ट हो जाते हैं। और उसके डिफेक्ट होने की वजह से जो पर्सन है वो अंतर नहीं पहचान पाता कि रेड कलर कौन सा है और ग्रीन कलर कौन सा है। ये एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये एक्स लिंक के थ्रू होता है और ये रिसेसिव है, मतलब ये सिर्फ अपने रिसेसिव फॉर्म में ही एक्सप्रेस होगा। यानी जब दोनों एक्स क्रोमोसोम अपनी रिसेसिव फॉर्म में होंगे, होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, तभी ये सिम्टम शो होंगे, यानी तभी ये डिजीज शो होगी। तो क्योंकि ये एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है इसलिए ये मेल में तो लगभग 8% मिलती है और फीमेल में 0.4% मिलती है। एक बार इसको एक क्रॉस की हेल्प से समझते हैं। जैसे एक फीमेल है तो फीमेल के पास एक कैपिटल एक्स है, एक स्मॉल एक्स है, यानी कि अभी डिजीज तो नहीं है क्योंकि डोमिनेंट इसके पास कैपिटल एक्स है। डिजीज होने के लिए दोनों ही स्मॉल एक्स होने जरूरी है। लेकिन ये कैरियर है क्योंकि इसके पास एक स्मॉल एक्स है, यानी ये कैरी कर सकती है डिजीज को, पर इसको खुद को कोई डिजीज नहीं होगी। और यहाँ पे ये एक मेल है। अब मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और ये भी स्मॉल है यानी रिसेसिव टाइप का है, तो ये डिजीज है। डिजीज को हम इस तरीके से शो करते हैं। अब इन दोनों की जब प्रोजेनी होगी तो ये है कुछ, पहले मेल हुआ फिर फीमेल हुई फिर मेल हुआ फिर फीमेल हुई। अब यहाँ पर दिखा रखा है कि दो तो बिल्कुल नॉर्मल है और दो है डिजीज्ड। अब ये कंडीशन कैसे कैसे बन रही है। अगर फीमेल से कैपिटल एक्स जाता है तब तो मेल बीमार नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर फीमेल से स्मॉल एक्स चला जाता है तो भी मेल बीमार पड़ जाएगा, यानी मेल के बीमार होने के चांसेस ज्यादा है। ये यहाँ पर एक्स वाई होगा। तो और यहाँ से अब फीमेल में चांसेस कम इसलिए हैं क्योंकि यहाँ से फीमेल में कैपिटल एक्स किया, यहाँ से स्मॉल एक्स किया, तब ये फीमेल बीमार नहीं पड़ी। क्योंकि यहाँ पर दो एक्स होंगे स्मॉल तब जाके ये बीमार पड़ेगी। अब अगर फीमेल से भी स्मॉल एक्स किया और मेल से भी स्मॉल एक्स किया तब जाकर ये फीमेल बीमार पड़ेगी, तो यहाँ पर फीमेल के बीमार होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और मेल के जल्दी होते हैं क्योंकि 50% चांसेस है कि कैपिटल एक्स चला जाए और 50% चांस है कि स्मॉल एक्स चला जाए। जबकि फीमेल के लिए दोनों ही रिसेसिव कंडीशन में होना चाहिए जो कि एक रेयर कंडीशन है, तब जाकर फीमेल बीमार होगी। तो यहाँ पर यहाँ से भी स्मॉल एक्स आया और यहाँ से भी, इसलिए होमोजाइगस कंडीशन हो गई, इसलिए डिजीज हो गई। अगर ये मदर कैरियर नहीं होती तो कोई भी यहाँ पे जो चाइल्ड है वो कलर ब्लाइंड नहीं होता। तो जो मदर होती है जो कैरियर होती है उस जो चांसेस है कि जो 50% है मेल उसके, जो 50% उसके सन होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे, ऐसे चांसेस हैं। तो ये है कलर ब्लाइंडनेस। दूसरी मेंडेलियन डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। ये हीमोफीलिया भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, यानी सेम वही। जब दो स्मॉल एक्स आएंगे यानी होमोजाइगस कंडीशन में एक्स मिलेंगे हमें रिसेसिव कंडीशन में, तब ये डिजीज हमें देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉट होता है, यानी खून जब जमता है, खून वगैरह निकल जाता है,
तो वो जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है वो एक बहुत बहुत लंबी रिएक्शन होती है, एक रिएक्शंस की बहुत चेन होती है जिसको हम बोलते हैं कैस्केड। तो उसमें एक सिंगल प्रोटीन में कोई डिफेक्ट हो जाता है, उस सिंगल प्रोटीन में डिफेक्ट होने की वजह से ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पाता। तो हीमोफीलिया में जो भी पर्सन को हीमोफीलिया होगा और अगर उसको कहीं से भी इंजरी हो गई और ब्लीडिंग हुई तो वो उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। और क्वीन विक्टोरिया ऐसे बोलते हैं वो इस डिजीज की कैरियर थी, यानी उनके पास एक स्मॉल एक्स था। तो उनके यही वजह है कि जो उनके ज्यादातर सन थे वो हीमोफीलिया डिसऑर्डर से थे, क्योंकि उसमें मेल में अगर एक भी रिसेसिव एक्स्ट्रा लगे तो वो डिजीज हो जाएगा। फीमेल में वापस से ये अगेन बहुत रेयर है, क्योंकि फीमेल में होने के लिए मेल का भी डिजीज होना जरूरी है और फीमेल कैरियर होना जरूरी है। तो ये फीमेल में बहुत ही कम देखने को मिलती है डिजीज, मेल में देखने को ज्यादा मिलती है। तो ये भी एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट डिजीज है सिकल सेल एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल डिजीज है, यानी ये अब एलोसोम पे नहीं है, किसी सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, बट बल्कि ऑटोसोम पे है। और ये भी रिसेसिव डिसऑर्डर्स है। रिसेसिव कंडीशन में यानी जब दोनों होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव एलील होंगे तब जाके ये डिजीज शो होगी। यानी यहाँ पर मेल और फीमेल से कोई मतलब नहीं है, अगर ये किसी भी सिचुएशन में दोनों जब रिसेसिव कंडीशन में होंगे तभी ये डिजीज आएगी। तो अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, अब हम सबको पता है हमारे अंदर आरबीसी जो है वो ब्लड को कैरी करती है। अब कुछ लोगों में, ज्यादातर जो नॉर्मल लोग हैं उनमें नॉर्मल राउंड होती है जो आरबीसी होती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में जो आरबी की शेप होती है वो सिकल शेप हो जाती है, जिसकी वजह से वो उतना ब्लड कैरी, इतना ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाती है। तो इसमें जब दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे तब जाकर ये डिजीज ट्रांसफर होगी प्रोजेनी में, क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो तभी हो सकता है जब दोनों पेरेंट्स के पास ये रिसेसिव वाला एलील हो और फिर वो आगे जाकर ट्रांसफर हो। तो अब ये जो डिजीज है वो दो, हम बोल सकते हैं एलील के थ्रू कंट्रोल होती है, हीमोग्लोबिन ए और एचबीएस। ए मतलब नॉर्मल और एस का मतलब है सिकल सेल, यानी डिजीज वाला है। अब ये अगर किसी के पास, हमें पता है कि हर जो जीन है, कोई भी कैरेक्टर है, वो दो एलील से कंट्रोल होता है, यानी वन पेयर एलील चाहिए। तो एक अगर हम मानते हैं एच बी ए है किसी के पास तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर कोई एच बी एस है तो वो डिजीज होगा। ये सिकल सेल एनिमल है। ये कंडीशन होनी चाहिए, यानी दोनों ही रिसेसिव फॉर्म में होंगे, होमोजाइगस कंडीशन होगी तब कोई डिजीज पर्सन होगा। और कैरियर कब होगा, इस एक ए है और एक एस है, तो ये डिजीज कैरी कर सकता है लेकिन इसको खुद को डिजीज नहीं होगी। इसमें होता क्या है, जो हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन होती है, अब हीमोग्लोबिन में अल्फा और बीटा दो तरीके की चेन होती है, तो इसकी जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसमें 6th नंबर पर ग्लूटामिक एसिड की वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ये सब क्या है, ग्लूटामिक एसिड और वेलिन। तो ये इनके चेंज होने से पूरी प्रोटीन की लाइन ही चेंज हो जाती है, और उसकी वजह से ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसकी चेन नॉर्मल ना होकर ये सिकल सेल्ड हो जाती है। अब इसमें होता क्या है, जो बीटा ग्लोबिन की चेन है उसमें 6th पोजीशन पे GAG की जगह GUG आ जाता है। तो इस वजह से ये पूरा की पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाता है। एक बार इसको हम देख लेते हैं। जैसे नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसमें है GAG, तो इसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री होगा, G के सामने C, A के सामने T और G के सामने C। इससे जो mRNA बनेगा वो बनेगा GAG, ये सेम बनेगा mRNA। अब ये mRNA ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। तो ये इसका पूरी चेन का सीक्वेंस है, वेलिन, हिस्टिडिन, ल्यूसिन, थ्रियानिन, प्रोलिन, ग्लूटामिन और ग्लूटामिन। तो 6 नंबर पे यहाँ पे ग्लूटामिन है। अब सिकल सेल पर्सन में क्या होता है कि यहाँ पर GAG था, यहाँ पर GUG आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब T की जगह A आ गया है। अब इसकी वजह से ये वेलिन 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड बना रहा है, बट यहाँ पर ये वेलिन बना रहा है, और इस वेलिन की वजह से ये जो पेप्टाइड है, यानी जो प्रोटीन है वो सिकल सेल्ड हो गई है। यानी अब ये आरबीसी जो प्रोड्यूस करेगा वो तो नॉर्मल है, राउंड, और ये जो आरबीसी प्रोड्यूस कर रहा है वो सिकल सेल्ड है। ये इसलिए हुआ क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन हुआ। पॉइंट म्यूटेशन मतलब एक एक पॉइंट पे गड़बड़ होने की वजह से पूरी चेन में गड़बड़ हो गई। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये डिजीज हो जाती है। यह है सिकल सेल एनीमिया।
नेक्स्ट डिजीज है थैलीसीमिया। ये थैलीसीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज है, यानी कि जब ऑटोसोम में दोनों रिसेसिव कंडीशन में होंगे तब ये डिजीज होगी, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में। ये भी तभी ट्रांसफर होगी जब दोनों पेरेंट जो हैं वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे, यानी दोनों कैरियर होंगे। तो वो जब प्रोजेनी में शिफ्ट होंगे, जब दोनों ही रिसेसिव हों, तब जाके ये डिजीज शो होगी। अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो अल्फा चेन में गड़बड़ हो या बीटा चेन में गड़बड़ हो। हीमोग्लोबिन की दो चेन है, अल्फा और बीटा। अगर अल्फा चेन में होता है तो उसको बोलते हैं अल्फा थैलीसीमिया, और बीटा में गड़बड़ होती है तो उसको बोलते हैं बीटा सेमिया। अब ये डिजीज होती कैसे है? ये या तो म्यूटेशन की वजह से या डिलीशन की वजह से, जिसकी वजह से ये जो ग्लोबिन की चेन होती है वो कम मात्रा में बनती है और हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाता है, और जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। ये इसका रिजल्ट होता है। अब ये देखते हैं, इसके दो टाइप हैं, अल्फा थैलीसीमिया और बीटा थैलीसीमिया। अल्फा थैलीसीमिया मतलब अल्फा जो चेन होगी हीमोग्लोबिन की वो अफेक्टेड हो जाएगी। अब ये दो क्लोजली लिंक्ड जीन से कंट्रोल होती है। कौन कौन से? HbA1 और HbA2, जो कि 16 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती हैं, दोनों ही पेरेंट के, यानी मेल और फीमेल के। अब या तो म्यूटेशन से हो सकती है या डिलीशन से। एक या चार जीन, एक या चार से ज्यादा जीन में म्यूटेशन या डिलीशन होगा, तब जाके ये डिजीज हमें देखने को मिलेगी। जितने ज्यादा जीन इफेक्टेड होंगे उतना ही कम अल्फा ग्लोबिन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये एक से ज्यादा जीन को भी इफेक्ट कर रही है। तो जितने ज्यादा जीन इफेक्ट होंगे उतना ही ज्यादा हमें अल्फा ग्लोबिन कम मिलेगा, और इससे उतना ही ज्यादा एनीमिया बढ़ता जाएगा। सेकेंड टाइप है इसका बीटा थैलीसीमिया। अब बीटा थैलीसीमिया में बीटा चेन डिफेक्ट हो जाएगी। ये कंट्रोल होते हैं सिंगल जीन से, HBB। वो था HbA1 और HbA2, तो इसलिए वो चार जीन इफेक्ट हो रहे थे, लेकिन इसमें केवल दो ही इफेक्ट होंगे, और ये क्रोमोसोम 11 पे होती है। वो क्रोमोसोम 16 पे थी, क्रोमोसोम 11 पे है। दोनों पेरेंट में होगी, यानी मदर में भी और फादर में भी। ये भी सेम म्यूटेशन की वजह से होती है, या तो एक जीन में या दोनों जीन में। अब ये जो थैलीसीमिया है वो सिकल सेल एनीमिया से डिफरेंट होती है। ये थैलीसीमिया जो होती है वो एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, यानी इसमें ग्लोबिन की चेन बनती तो है लेकिन कम बनती है। जबकि सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव है, यानी इसमें क्वालिटी खराब हो जाती है। राउंड की जगह वो सिकल शेप बनती है, बनती तो है लेकिन सिकल शेप, और इसमें तो बनती ही नहीं है। तो ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, जबकि सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव है, क्योंकि उसमें क्वालिटी खराब है जबकि यहाँ पे क्वांटिटी कम हो रही है। ये हो गए हमारे चारों एनसीईआरटी के जो हमारे डिसऑर्डर है मेंडेलियन के, वो। अब नेक्स्ट है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या तो एब्सेंस खत्म हो जाए पूरा की पूरा, या फिर डबल हो जाए क्रोमोसोम, इससे हो सकता है। अब ये दो टाइप का है, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में तो क्या होता है, कोई भी एक क्रोमोसोम होता है वो या तो बढ़ सकता है या घट सकता है। ये इसलिए होता है जब सेग्रीगेशन हो रहा होता है क्रोमेटिड का, सेल डिवीजन के टाइम पे जब क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे होते हैं, उस टाइम पर ये गड़बड़ होती है। जबकि पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता, यानी जो मियोसिस होता है या माइटोसिस होता है उसमें दो फेज आती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है, यानी न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता, यानी सेल डिवाइड नहीं हो पाती। इसकी वजह से जो पूरा की पूरा सेट है क्रोमोसोम का उस वो इंक्रीज हो जाता है, और ये जनरली ह्यूमंस में नहीं मिलती, प्लांट्स में मिलती है। तो हमें मेन फोकस रखना है एन्यूप्लॉइडी पे, और एन्यूप्लॉइडी के दो एग्जांपल है, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। एक और है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डाउन सिंड्रोम। अब ये डाउन सिंड्रोम जो होता है वो 21 जो क्रोमोसोम होता है, यानी 21वां जो क्रोमोसोम होता है उसकी एक और कॉपी बन जाती है, यानी ट्राइसोमी हो जाती है। जैसे 21वां क्रोमोसोम है, दो होने चाहिए लेकिन वो एक और बन गया, तो उसकी ट्राइसोमी होने की वजह से ये डिजीज होती है। सबसे पहले इस डिजीज को लैंगडम डाउन ने खोजा था, उन्होंने इसके बारे में बताया था, इसीलिए इस डिजीज का नाम रख दिया डाउन सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, जो भी डिजीज होगा उसकी जो हेड है, सिर है, वो छोटा होगा, और उसकी जो बीच है, जीभ है, वो बीच में से ऐसे कटी हुई सी होगी, और उसका जो माउथ है वो थोड़ा सा खुला हुआ रहेगा हमेशा ही, और उसको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होगी। इसके अलावा उसके हाथ में बहुत सारी ऐसे लकीरें हो सकती हैं, और बहुत सारे फिंगर टिप्स पे लूप्स बने होंगे। तो ये सारे सिम्टम इसमें हमें देखने को मिलते हैं, और वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि 21वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है, वो एक और बढ़ जाता है।
इसके अलावा डाउन सिंड्रोम में फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंटल भी कम हो जाता है, यानी वो बच्चा जो भी है डिजीज वो पूरी तरीके से बीमार है। सेकेंड डिजीज है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये इसलिए होता है एक्स क्रोमोसोम एक ज्यादा बढ़ जाता है, यानी वैसे हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन एक एक्स और बढ़ गया तो 47 क्रोमोसोम हो गए, यानी अब एक्स एक्स वाई हो गया। नॉर्मली किसी के पास एक्स वाई होता है, लेकिन इसमें एक्स एक्स वाई हो गया, यानी वाई है तो मेल तो होगा, लेकिन उसमें फीमेल के कैरेक्टर ज्यादा डेवलप होने लग जाएंगे। यानी ऐसे जो इंडिविजुअल है उसमें मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा, साथ में फेमिनिन डेवलपमेंट होगा, इसको हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। लेकिन ये स्टेराइल होगा पर्सन। इसका एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, उसमें से आप देख सकते हैं क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं फिजिकल अपीयरेंस में। अगला सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम। ये टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, इस वजह से होता है। जैसे नॉर्मल 46 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं। फीमेल्स में होता है तो एक्स एक्स की जगह अब सिर्फ रह गया एक्स जीरो, ये क्रोमोसोम हो जाते हैं। ऐसी जो फीमेल होती है जिनमें टर्नर सिंड्रोम होता है वो स्टेराइल होती है, उनकी ओवरी जो होती है वो रूडिमेंट्री होती है, प्यूबर्टी देरी से आती है, उन छोटे ही उनके स्टेचर होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एब्सेंट होती है, इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी एब्सेंट होते हैं। तो ये सिर्फ एक जीन में गड़बड़ होने की वजह से ये सारे सिम्टम हमें दिखाई देते हैं। तो ये थी पूरी मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।